दोस्तों नमस्कार। जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, इस चर्चा में हम लेकर के आते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे और सरोकारों को, और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषयों को आपके सामने पेश करें जिनसे आपकी जानकारियों में इजाफा हो सके। तो इसी के साथ आज भी हम एक चर्चा लेकर के आए हैं और हमारी आज की इस चर्चा का विषय है बदलते मौसम और कृषि। हम इस पर काफी कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से जो मौसम होता है उसका जो बदलाव होता है वो प्रकृति की जो एक प्रक्रिया है वो होती है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में खेती किसानी थोड़ी सी और बदलाव हो जाते हैं। ठंडी के मौसम में हमको और आपको थोड़ा बहुत सर्दी का भी एहसास होता है, उससे बचाव करने की कोशिशें भी करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसे मौसम में किसानों को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है और सर्दी से बचते बचाते अपनी फसल की पैदावार करनी होती है और खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी भी लेनी पड़ती है। तो अपनी आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे खेती किसानी से जुड़े हुए मौसम के बाद में, और जिस तरीके से जो भी चर्चा है, हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और खेती किसानी के जानकार, और इसके अलावा खुद भी किसान हैं, प्रकाश चंद्र शर्मा जी। प्रकाश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जिस तरीके से प्रकाश जी आज हम चर्चा कर रहे हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है, बाहर धुंध छाई रहती है, अक्सर कोहरा पड़ता है और ऐसे में खेती किसानी थोड़ी सी जो है टफ हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो जलवायु परिवर्तन होता है उसमें फसल की जो उत्पादकता होती है उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए अतीक जी, आज बदलता मौसम और खेती पर आपने जो विषय चुना जी, उसके लिए दूरदर्शन को और आप सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जब मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर किसान के लिए भी कई समस्या सामने आती है जी। अधिक ठंड पड़ती है तो किसान अपनी फसल को बचाने के लिए उपाय भी करते हैं। फसल के लिए ज्यादा ठंड और कम ठंड दोनों ही महत्वपूर्ण है जी। अगर गर्मी पड़ेगी तो रबी की फसल नहीं हो पाएगी, अगर ज्यादा ठंड पड़ेगी तो पाले की समस्या रहेगी जी। पाला पड़ गया तो जो हमारी खेती है, चाहे चना हो या सरसों हो या गेहूं हो, उसमें नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है जी। इसीलिए किसान दोनों तरफ से परेशानी में रहता है। सर, अभी अगर देखा जाए जिस तरीके से कोहरा काफी कुछ पड़ने लगा है, सर्दी काफी ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि किन किन फसलों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ नुकसान भी कैसे देखे जाएंगे, क्या कुछ इसके फायदे भी हैं? अधिक ठंड पड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान सरसों को होता है जी, चना को भी होता है। गेहूं के लिए ये ठंड फायदेमंद है। अभी जो ये मौसम चल रहा है, अभी जो कुछ दिनों से प्रदेश में ठंड आई है, मावठ भी बरसी है जी। उससे अधिकतर किसानों को लाभ हुआ है, लेकिन जहां जहां ओलावृष्टि हुई है वहां हल्का फुल्का नुकसान भी देखने को मिला है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नुकसान नहीं है बड़ा, जिससे कि किसानों को कोई बड़ा नुकसान सामने दिख रहा हो जी। हाँ, अगर ज्यादा ठंड पड़ेगी, लगातार ठंड पड़ेगी तो किसानों को बचाव करने के लिए उपाय ढूंढने पड़ते हैं, जैसे कि खेतों के मैंड जो होती है उसके आसपास अलाव या फिर दवाओं का छिड़काव, ऐसे उनको उपाय करने पड़ते हैं, जिससे किसान की समस्या बढ़ जाती है। किसान का मूल उद्देश्य एक ही रहता है कि मेरी अच्छी फसल पैदा हो, अच्छी फसल होगी, अच्छा उत्पादन होगा तो खुशहाली आएगी, यानी कि किसान दोहरी समस्या से जूझता रहता है। प्रकाश जी, जिस तरीके से अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही मावठ का दौर था, बारिश हुई, कई सारे जिलों में हुई, अगर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे में थोड़ी बहुत सर्दी का एहसास तो बढ़ा, लेकिन क्या लगता है आपको मौसम में कितना कुछ प्रभावी होगी ये जो बरसात अभी हो करके गई हुई है? इस बरसात के बाद निश्चित रूप से गलन होगी, ठंड बढ़ेगी और सुबह शाम तो रहेगी, लेकिन अब 2-5 दिन से दिन में भी अच्छी ठंड दिखाई दे रही है जी। इससे आम लोगों को परेशानी भी हो रही है, छोटे बच्चों को भी परेशानी हो रही है। ज्यादा ठंड बढ़ना नुकसानदायक तो है ही है, लेकिन अगर गुनगुनी ठंड जिसको अपन कह सकते हैं, अच्छी ठंड पड़े जिसको गुलाबी कहते हैं अपन, वो खेती के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद होती है जी। इससे हमारी जो खेती है, गेहूं या सरसों या चना जी, अच्छी ठंड पड़ेगी, यानी कि तो उससे फसल अच्छी पैदा होगी, उपज होगी
और फसल बढ़ेगी भी जी। क्योंकि इन फसलों को गर्मी बिल्कुल सुहाती नहीं है, इसीलिए ठंड पड़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। लेकिन ठंड के साथ साथ अगर ये पाला पड़ गया तो निश्चित नुकसानदायक होगा। जी ठीक है। जिस तरीके से प्रकाश चंद्र जी, कई बार मौसम में बदलाव आता है, कोहरा ज्यादा होता है, पाला पड़ता है, तो एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, क्या जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है क्या उस पर भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या उसके हित में होता है या फिर कोई इसका विरोधाभास होता है, फायदेमंद नहीं होता है? मिट्टी की गुणवत्ता क्या कुछ रहती है बदलते मौसम में? नहीं, बदलते मौसम में ऐसा मिट्टी पर तो कोई ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है जी। मिट्टी के लिए तो कोई ज्यादा हानिकारक भी नहीं है। मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर वो तो फायदेमंद ही है। अगर बारिश होती है, मावट होती है तो निश्चित तौर पर फायदेमंद है। ठीक है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। जी। तो अगर हम ये जानना चाहें कि जो अभी ये जो सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो सर्दी के मौसम में संवेदनशील होती हैं, जिनके ज्यादा कुछ देखभाल करने की जरूरत पड़ती है? अधिकतर मैंने अभी आपको बताया सरसों, चना जी, और आपके जो फसलें के अलावा जो फलदार आपके जो पेड़ हैं, सब्जियां जैसे आपकी मिर्ची है, आपका टमाटर है, आपका बैंगन है, इनके लिए ज्यादा सर्दी, ज्यादा ठंड पड़ेगी तो नुकसानदायक रहेगी क्योंकि इनके पेड़ बिल्कुल मुरझा जाते हैं और उनका जो फूल है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उनमें फल नहीं आता, इसलिए उनके लिए ये ज्यादा ठंड नुकसानदायक है। गेहूं के लिए फायदेमंद है। सर, जिस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन में कई बार मौसम में बदलाव होता है, तो ऐसे में क्या कुछ टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करके जो फसलों को बचाया जा सकता है या फिर फसलों की बुआई की जाती है, तो ऐसे में तकनीक का कितना कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है बदलते मौसम में? बिल्कुल, जो बड़े किसान हैं, खेतिहर बड़े जो किसान हैं, वो नई तकनीकी का इस्तेमाल भी करते हैं और आजकल जो नई नई तकनीकी आ गई है, नए केमिकल्स आ गए हैं, उनका छिड़काव भी करते हैं, जिसके कारण वो ठंड का असर उन पर दिखाई नहीं देता है। जैसे कि चना, सरसों, गेहूं, इन पर हमारे किसान भाई जो बड़े खेतीहर हैं वो केमिकल युक्त दवा का छिड़काव करते हैं, जिससे ठंड का असर नहीं होता है और फसल उनकी सुरक्षित बनी रहती है। कई बार देखा जाता है सर, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका छिड़काव भी किया जाता है, कुछ ऐसी खाद होती हैं, काफी कुछ केमिकल्स का उसमें जो मिश्रण किया जाता है, तो ऐसे में ये चीज कैसे सुदृढ़ करें सर कि कौन सी दवा है जिसका छिड़काव कर रहे हैं, उसका मिश्रण उचित है, वो नुकसानदायक नहीं होगा? अगर हम खाद की बात करते हैं तो खादों में कई बार ऐसे जो है उर्वरक चीजों को मिलाई जाती हैं, जिससे मतलब चीजें तो होती बहुत तेजी से, लेकिन कहीं ना कहीं गाहे बगाहे वो लॉन्ग टर्म में नुकसान देते हैं। तो इसका कैसे सुनिश्चित करें कि कौन सी बेहतर खाद है, कौन सी बेहतर जो है दवा है, उसका छिड़काव करें? बिल्कुल अतीक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है जी। एक इनके फायदे भी हैं, एक नुकसान भी है। जी। फायदे क्या है कि आप केमिकल या उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं कि डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी, यूरिया या जो भी फर्टिलाइजर हैं, इनको हम मात्रा से अधिक दे करके अपनी फसल को तो पैदा कर सकते हैं, फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक भी है। क्योंकि अगर केमिकल फसल में जाएगा तो उसके बीज में जाएगा, बीज में जाएगा तो उसका जो अंश है, उनकी जो मिश्रण है उसमें आएगा, उसे हम खाएंगे, पशु खाएंगे, तो नुकसान तो शायद होगा जी। ये तो क्लियर है। आप इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि आजकल हमारी सरकार, कृषि विभाग किसानों के लिए कई बार एडवाइजर जारी भी करता है कि आप प्रचुर मात्रा में केमिकल का प्रयोग भी नहीं करें, अत्यधिक मात्रा में आप फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करें जी। जितनी आपको मात्रा है उतनी ही आप केमिकल का प्रयोग करें, उतना ही आप फर्टिलाइजर यूज करें। लेकिन किसान अपनी अत्यधिक फसल उगाने के लिए खेती में इन सबका प्रयोग करना शुरू कर देता है और उसके परिणाम बहुत खराब आते हैं। कमी कहां रह जाती है? किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ ऐसी स्कीम चलानी चाहिए या कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि आप इस तरीके के जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल ना करें? कहां पर क्या कुछ प्रयास करने की जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी वैसे तो कृषि विभाग की है, जिला प्रशासन की भी है कि किसानों को जागरूक करना चाहिए। किसानों की ग्राम पंचायतों में संगोष्ठी करनी चाहिए और किसान जो बड़े खेतीहर हैं या छोटे हैं उनको बुलाकर उनको समझाना चाहिए, क्योंकि अभी किसान इन चीजों से बहुत समझ से परे हैं।
हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ना प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। वो देख रहा है कि आज मेरे इस खेत में 25 मन, 50 मन या 100 क्विंटल गेहूं, चना, सरसों हुआ, अगली बार इससे ज्यादा हो जी। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अत्यधिक मात्रा में हम फर्टिलाइजर या केमिकल यूज करेंगे तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक खेती के फायदे अलग हैं और केमिकल युक्त जो खेती है उसके नुकसान काफी हैं। लेकिन अभी तक ऐसी समझ मैं देख रहा हूं कि किसानों को नहीं आई है जी। किसानों को समझ आनी चाहिए कि इसके परिणाम काफी हैं। और जो हम ये दवा युक्त जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं जी, चाहे गेहूं है, सोयाबीन है, चना है, सरसों है, बाजरा है, उसके काफी कुपरिणाम देखने को मिल रहे हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं। कुपोषण के मतलब क्या है कि जिस तरह के मतलब कहते हैं कि हम भोजन करते हैं उसका स्वाद भी खत्म हो रहा है। उनमें जो टेस्ट होना चाहिए था पहले जैसा वो टेस्ट भी नहीं है। तो ये सारी चीजें किसानों को पता है, किसान समझ नहीं रहा है। किसान एक दूसरे की होड़ में लगा हुआ है। इसके लिए पहले जिम्मेदारी कृषि विभाग की है जी और जिला प्रशासन की है कि वो एडवाइजरी जारी करे, किसानों को समझाए कि आप अत्यधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंधाधुंध फर्टिलाइजर केमिकल का उपयोग नहीं करें। सर एक चीज और इसमें मैं टेक्निकलिटी समझना चाहता हूं। जिस तरीके से भी आपने बताया किसानों को समझाने की जरूरत है और कृषि विभाग इसमें अहम भूमिका अदा कर सकता है। तो सर क्या कृषि विभाग इस तरीके से जो दवाएं बनाते हैं, इस तरीके जो फर्टिलाइजर बनाए जा रहे हैं जो केमिकल युक्त हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है या उसको कार्रवाई करने के लिए या उनको अवेयर करे कि आप इस तरीके की जो मिश्रण वाली चीजें हैं, जो दवाएं हैं या जो खाद वो चीज ना बनाए? क्या कृषि विभाग इसमें कोई पहल कर सकता है? बिल्कुल कृषि विभाग में पहल कर सकता है या कर रहा हो। अभी तक तो ऐसा देख नहीं रहा जी। कि कोई कर रहा है, लेकिन कर सकता है और उनको करनी भी चाहिए। अगर मान लो वो पहल करेंगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो एक केमिकल बनाती हैं, फर्टिलाइजर बनाती हैं, उन पर एक चेतावनी लिखी, गाइडलाइन उनकी जारी होनी चाहिए कि इतनी खेती में इतना प्रयोग करना चाहिए जी। और उनको बताना भी चाहिए। अगर उनको पता होगा कि इसके ये नुकसान है और इसके ये फायदे हैं तो उनको पता चलेगा। क्योंकि जब तक नुकसान और फायदा के बारे में मूल रूप से उनको पता नहीं होगा जी, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि किसानों का एक ही उद्देश्य रहता है, बरसात का टाइम हुआ, बाजरे की फसल का, आपके मक्का का, बाजार से सामान लाए, महंगा बीज आता है। कोई किसान ये नहीं देखता कि कितना इसमें मिलाना चाहिए, कितना मिलाया गया है, इसके मिलाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इसके बारे में उन लोगों को पूर्ण रूप से अभी तक मैं मानता हूं कि पता नहीं है या पूरी जानकारी नहीं है। तो ऐसी एडवाइजरी करनी चाहिए और बिल्कुल पूर्ण रूप से उनको सावचेत भी करना होगा, तभी जाकर के ये चीजें उनकी जानकारी में आएंगी। प्रकाश जी, जब हम कभी केमिकल युक्त कोई दवा की बात करते हैं या फिर हम किसी खाद की बात करते हैं, बीजों की अगर बात करते हैं, तो बात आती है जैविक खेती की। जैविक खेती एक आजकल के दौर में बहुत अच्छी खेती मानी जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी की कोई दवा का मिलावट नहीं होती है, किसी भी प्रकार को इस तरीके की जो खाद होते हैं उनका भी मिलावट नहीं होता, वो जेन्युइन तरीके से चीजें होती हैं। तो आपको सर क्या लगता है कि आने वाले समय में जैविक खेती कितना प्रभावशाली होगी और जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? वैसे जैविक खेती के लिए कृषि विज्ञान जो केंद्र बने हुए हैं पूरे प्रदेश में, ये किसानों की संगोष्ठी भी करते हैं, किसानों को बुलाते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको जैविक खेती के बारे में बताते भी हैं। लेकिन जिस तरह से जैविक खेती के बारे में प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिससे कि प्रचुर मात्रा में वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि केंचुआ खाद है या हमारा देशी गोबर का खाद है, ऐसा हम प्रयोग करें। क्योंकि आज देखिए कि आज रासायनिक खाद से आज हमारे जो खेत हैं वो पूर्ण रूप से बंजर हो चुके। आपने फसल लगा दी जी, बीज बो दिया, बीज आपका उग गया, लेकिन उसकी जो उर्वरकता है वो मर गई। जिस तरह मतलब क्या है कि पेड़ को आगे बढ़ना, पेड़ बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उनको आदत पड़ गई केमिकल और फर्टिलाइजर की। उन्होंने हमारी भूमि को बंजर बना दिया। हमारे किसान भाइयों को भी समझ कब आएगी कि आज आप देखिए जमीन में पानी कम है, पानी कम है, तो उसके हिसाब से इन लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि हम ऐसी खेती करें जिससे कि नुकसान भी नहीं हो, लोगों को इसका फायदा भी हो, आम जन को
इसके फायदे के बारे में जानकारी भी दे। सर, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो ये जैविक खेती होती है, क्या कारण है कि जो किसान हैं या जो आम नागरिक लोग हैं जो भी खेती किसानी करते हैं वो इसका प्रयोग नहीं करते हैं? मतलब क्या इसमें कुछ महंगाई ज्यादा रहती है? क्या इसकी जो उत्पादकता होती है क्या उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, इसकी वजह से लोग नहीं करना चाहते हैं, या जागरूकता नहीं है इसकी वजह से लोग जैविक खेती की ओर नहीं रुख कर रहे हैं? देखिए, वैसे जागरूकता की भी कमी है और थोड़ा महंगा भी पड़ता है जैविक खेती वाला, आप जो बता रहे हैं, क्योंकि किसानी जो खेती है वो वैसे भी अपने आप में बहुत महंगी है जी। किसान को दरअसल अपनी उपज का ही कुछ मतलब जो लगाया वो मिल जाए वही बहुत काफी है। किसान इतनी मेहनत करता है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में जी तोड़ मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन इतनी उपज उसको नहीं मिल पाती। यानी आप महंगाई को इसमें मेन फैक्टर मान रहे हैं कि जैविक खेती को इतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो सर, क्या इसमें सरकार का रोल नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए जैसे कई बार सब्सिडी दी जाती है कई सारी चीजों पर, तो अगर जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई पहल नहीं कर सकती है? कोई ऐसी योजना लेकर के आए कि आप अगर जैविक खेती को करते हैं तो हम आपको इतनी सब्सिडी देंगे, या आपको हम बीज मुफ्त देंगे, या इस तरह की खाद भी हम प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह कोई पहल अगर कोई हो, या कोई सुझाव अगर आप देना चाहे तो। वैसे कृषि विभाग और राजस्थान सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान तो है जी, और दी भी जाती है, लेकिन जितनी देनी चाहिए जी उतनी नहीं मिल पा रही है, और उसका प्रचार प्रसार भी वास्तव में कम है। ठीक है, किसानों को जानकारी होनी चाहिए कि आपको इतना बीघा पर, इतना हेक्टेयर पर आपको हम सब्सिडी देंगे, और आपको जो जैविक खाद है उसकी बनाने की तकनीकी भी उन लोगों को सिखानी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि वो सीख सकें। लेकिन मैं आपको दीजिए एक बात बताना चाहूंगा। बिल्कुल। आज जो जैविक खेती के बारे में, एक तो हमारा जो देसी खाद होता था, पशुधन पहले से कम हुआ है, जिससे कि देसी गोबर कम मिल रहा है। जब देसी गोबर कम मिलेगा तो खेतों में देसी गोबर कम जाएगा, सही, उनको सही ढंग से मिल नहीं मिल पाएगा, तो उसके कारण भी उनको एक परेशानी हो रही है। इसीलिए किसानों को बुला करके, ये सारी मेन भूमिका पूरी कृषि विभाग की है। वो चाहे तो गांव की ग्राम पंचायतों में चौपाल लगा करके गांव के लोगों को, जो बड़े खेतीहर हैं, किसान हैं या छोटे मजोले हैं, उन लोगों को बुलाए कि भाई हम आपको ये योजना देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, किसान भाइयों के बीच में सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी, कृषि विभाग और किसान दोनों के अलावा कोई बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बीच में किसी का वो नहीं होना चाहिए। किसी और विभाग की आप बात कर रहे हैं कि जो खेती किसानी का जो संबंधित विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वो और किसानों के बीच में मेलजोल होना चाहिए, वो अपनी बात को पहुंचा सके उनकी बात। ठीक है, तो जिससे कि उन लोगों को वो समझ आ सके। लेकिन अधिकतर समस्या कहां आ रही है? वो ये आ रही है कि कुछ लोगों को सूचना का अभाव भी रहता है। सूचना के अभाव के कारण कुछ लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए इन लोगों को ग्राम सेवक, पटवारी, अध्यापक, जो भी ग्राम पंचायत की वो हैं बॉडी, उन लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। गांव के किसानों को इन चीजों को बताना चाहिए, जिससे कि आज हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश है, हमारी कृषि उर्वरक हो, अच्छी हो, और हमारी फसलें लहलाती हो, और हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ इस तरीके से आगे बढ़ सके, इस तरीके से पहल करनी चाहिए। प्रकाश जी, अगर हम मिलावट की कभी बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है जो सब्जियां होती हैं, सब्जी जैसे कई बार आप देख लीजिए इंजेक्शन वाली सब्जियां आ जाती हैं, कलर लगी हुई भी आजकल सब्जियां आती हैं, कुछ चाइनीज चीजें भी होती हैं, उनको मिला करके चीजों को बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में एक चीज समझने की जरूरत यह है कि अगर कोई चीज मिलावट हो रही है तो सरकार इसमें कैसे क्या कुछ प्रावधान कर सकती है कि जो लोग मिलावट कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई कानून बनाया गया है कि उनको पनिशमेंट किया जाएगा, और इस मिलावट को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? वैसे देखो, मिलावटखोरी के लिए सरकार की ओर से कानून बनाया गया है जी, और इस कानून की पालना भी होनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन अधिकतर लोग आज मिलावटी के इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, शुद्ध मात्रा में हमें ना ही कोई फसल मिल रही है, ना ही हमें कोई फल मिल रहे हैं, ना ही कोई हमें सब्जी मिल रही है। आप सब्जियों का आप स्वाद देख लीजिए, चाहे आपके बैंगन हो, आपके टमाटर हो, लौकी हो, टिंडे हो, भिंडी हो, कोई भी सब्जी हो, उन सब्जियों में पहले जैसा कोई स्वाद आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप अत्यधिक उपज बढ़ाने के चक्कर में आप लगातार मिलावट करते जा रहे हैं, जिससे आज हमें अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं।
आज हमें कैंसर, डायबिटीज, काफी कुछ बीमारियां हैं जो इसके माध्यम से इसी के माध्यम से कई बार सर जो सब्जियां होती हैं उसमें जो मिलावट कई बार होती है तो अक्सर, लेकिन उनकी पहचान कैसे की जाए? अगर हम सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, चाहे भिंडी हो, बैगन हो या इस तरीके से और भी जो चीज हो, या फल की अगर बात कर लेते हैं, तो कैसे सुनिश्चित करें कि ये मिलावटी वाला सामान है, इसको नहीं लेना चाहिए, या इसकी क्या कुछ प्रक्रिया है? देखिए, अधिकतर तो बाजारों में मिलावटी वाला ही सामान आ रहा है। आप किस फल की पहचान करोगे? मुझे तो नहीं लग रहा कि आप पहचान कर पाओगे, क्योंकि अधिकतर सब्जियां और अधिकतर फल मिलावटी आ रहे हैं। मिलावटी नहीं यानी कि आपके केमिकल से पक रहे हैं। चाहे आम लो, चाहे आप सेब लो, आप केले लो, चीकू लो, आप कोई भी सब्जियां लो, सब में मिलावट आ रही है। मिलावटी खोरी का धंधा पूरी तरह से पनप चुका है। अगर हमने शीघ्रता के साथ इन पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में आज प्रत्येक व्यक्ति बीमारी के दौर से गुजरेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमार लोग आज आपको देख भी रहे हैं कि नए नए बच्चों में नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। सर, इनसे बचाव के लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या करना चाहिए? जो दर्शक हमें ये देख रहे हैं कार्यक्रम, ठीक है, हम सरकार की जो कुछ इनिशिएटिव होते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और इसके अलावा कई सारी सी योजनाएं उनका लाभ लेते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर देखें तो हमें क्या कुछ करना चाहिए इस मिलावट चीजों से बचने के लिए, या जो मिलावट खोर हैं उनके लिए अगर हम कहीं शिकायत करना चाहें तो क्या कुछ कर सकते हैं? इसके बारे में सर थोड़ी सी जानकारी। देखो, मिलावटी के लिए अपन शिकायत केंद्र जो बने हुए हैं जिला स्तर पर हैं जी, आप या जिला कलेक्टर के यहाँ, जिला रसद अधिकारी के यहाँ, फूड इंस्पेक्टर के यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है, जिलों में फूड इंस्पेक्टर शायद एक या एक भी नहीं, ये देखने को मिलता है जी। अधिकतर पदे खाली पड़े, समय समय पर इनके जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। जब जब त्योहार आते हैं या कोई फसली सीजन होता है, इनकी कोई चेकिंग भी नहीं होती है, जिसके कारण आराम से जो ये मुनाफरीखोरी का जो धंधा कर रहे हैं, मिलावटी कर रहे हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, ठोस पहल होनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी इन बीमारियों से बच सके। सर, बदलते मौसम में एक चीज जो सबसे अहम भूमिका निभाती है वो है मौसम विभाग। तो मौसम विभाग एक कृषि जो किसान होता है उसके जीवन में कितना अहम योगदान अदा करता है, क्या कुछ जानकारियां उससे मिलती है मौसम विभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं जी। मौसम विभाग इस वक्त इतनी तीव्र गति से चल रहा है कि मैं तो ये कहूंगा कि वो जानकारी समय से पहले दे, यानी उनके पूर्वानुमान है ज्यादातर सही निकल रहे हैं। मौसम विभाग की जानकारी से आज आम लोग सावचेत हो जाता है कि कल मौसम खराब होने वाला है, प्रदेश में आंधी तूफान या ओलावृष्टि होने वाली है। तो किसान, आम भाई या जो फसल करने वाले लोग, किसान भाई हैं, आम व्यक्ति है, तो समय से अपनी रक्षा कर लेता है, अपना बचाव कर लेता है। यानी मौसम विभाग के आंकड़े बहुत सटीक बैठे हैं। ठीक है, ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र है, साइंस है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, सारा कुछ वो दे करके पता करके बता देते हैं और लोग सतर्क भी हो जाते हैं, उस हिसाब से अपनी जो भी चीजें रहती है उसको सेट कर लेते हैं। अब हम थोड़ा अगर पीछे जाते हैं या हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ लोग जो खेती किसानी करने वाले जो किसान होते हैं या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी एक ऐसी स्थिति रहती है कि वो मतलब परिस्थिति देख करके बता देते हैं, अंदाजा लगा देते हैं कि बारिश होने वाली है या ओले पड़ेंगे, या कई बार जो जानवर होते हैं उनकी हरकतों को देख करके वो चीज बताते हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूं कितना उचित है और कितना सटीक रहता है ये? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है और बिल्कुल मैं मानूंगा, मैं भी खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूं जी। कई आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं कि वो मौसम के बारे में मौसम विज्ञान केंद्र से पहले ही बता देते हैं कि इस तरह का मौसम आने वाला है। वो कहते हैं कि जब बैठे रहते हैं कि आज तो बहुत अधिक पसीने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बादल होने वाले हैं, और बादल होंगे, हो सकता है आंधी भी आ सकती है, आंधी के साथ छींटे भी आ सकते हैं। तो उनको पूरा अनुमान हो जाता है। कुछ लोग बता देते हैं कि आज पत्थर के नीचे नमी देखी गई है, इससे ऐसा लग रहा है कि मौसम में बदलाव होने वाला है। कुछ पशु पक्षियों की आवाज से बता देते हैं कि जिस तरह कुछ जैसे मोर है, मोर की मतलब क्या है कि आपकी आवाज, मोर की कोकाट जो होती है, चिल्लान होता है, इससे लगता है कि बादल आने वाले हैं,
वर्षा का दौर शुरू होने यानी वाला जो इस है। तरीके से जो हमारे परिवेश में जो कुछ बिल्कुल। गतिविधियां होती हैं उनको देख करके पूर्वानुमान लगाया जाता है और कहीं ना कहीं ये सटीक भी बैठते हैं। बिल्कुल बैठते हैं। बिल्कुल। तो सर अंत में हम आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे। जो किसान, हम तो किसान की बातें कर रहे हैं, तो किसान जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनसे भी अगर वो कोई जानकारी लेना चाहते हैं, मतलब खेती किसानी से जुड़ी हुई या मौसम विभाग से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या क्या कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर हो जो वो लोग बातचीत करके, फोन करके या फिर ऑनलाइन जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं? बिल्कुल किसान भाई, मौसम विज्ञान केंद्र के आजकल अखबारों में भी आते हैं समाचार। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग की ओर से उनकी वेबसाइट भी दी हुई है, ऑनलाइन नंबर भी हैं जी। और वहां से पूरी जानकारी मिल सकती है। ग्राम पंचायतों पर इनके नंबर भी लिखे हुए हैं। किसान भाई, हर गुरुवार को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इनकी संगोष्ठी भी होती है जी। और कृषि विज्ञान अधिकारियों से भी जानकारी ले सकते हैं, जिससे कि वो अपनी खेती और अपनी किसानी जानकारी प्राप्त करके और अपनी फसल को आगे बढ़ा सकते हैं, फसल को बचा भी सकते हैं और फसल को उपज के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और समय पूर्वक मौसम के बारे में जानकारी लेकर अपना बचाव भी कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रकाश चंद्र शर्मा जी, जिस तरीके से आपने कम समय में बदलते मौसम में खेती किसानी पर इतना बढ़िया प्रकाश डाला, आपने आपके नाम से जुड़ा हुआ आज आपने जिस तरीके से काम किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे। और किसान भाइयों, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि हमने बदलते मौसम में किस तरीके से कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और मिलावट से बचने के लिए जरूर कोशिश कीजिए। जो उर्वरकता है, अगर आप केमिकल देखें जो इस तरीके से, उससे हमेशा बचना चाहिए। तो फिर एक बार हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे और फिर आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। अगली चर्चा में कुछ ऐसे ही मुद्दे के साथ एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।